हेलो, नमस्कार, जय हिंद। दोस्तों, आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो में हम कक्षा छठवीं की एनसीईआरटी भूगोल चैप्टर 4 पढ़ने वाले हैं, जिसका नाम है मानचित्र। ओके, इसके पहले का जितने भी चैप्टर है मैंने करा दिया है और बहुत ही अच्छे तरीके से समझाया है उसमें, और बहुत सारे बच्चों को पसंद भी आई है। अगर आप वो सब नहीं देखें और डायरेक्ट ये वीडियो पढ़ रहे हैं तो आपको अच्छे से समझ में नहीं आने वाली है। इसीलिए आप पहले पिछले चैप्टर को पढ़िए, तब आप इस चैप्टर को पढ़िए, ठीक है। और अगर आप पढ़ चुके हैं तब तो कोई बात नहीं है, बहुत अच्छे से आपको समझ में आएगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, जैसा कि हम देख सकते हैं कि इस चैप्टर का नाम है मानचित्र। क्या नाम है? मानचित्र। यानी कि इस पूरे चैप्टर में हमें मानचित्र के बारे में पढ़ाई करनी है कि मानचित्र होता क्या है और ये हमारे जीवन में किस तरह से उपयोगी होता है और इसके कितने टाइप है। कई तरह की चीजें हमें मानचित्र के बारे में पढ़नी है, ठीक है। तो आइए कक्षा को स्टार्ट करते हैं। देखिए, इस लाइन में हमारा एनसीईआरटी क्या कहना चाह रहा है कि आप पिछले अध्याय में ग्लोब के महत्व के बारे में पढ़ चुके हैं। ग्लोब में अध्ययन की कुछ सीमाएं होती हैं। जब हम पूरी पृथ्वी का अध्ययन करना चाहते हैं तब ग्लोब हमारे लिए काफी उपयोगी साबित होता है। लेकिन जब हम पृथ्वी के केवल एक भाग जैसे अपने देश, राज्यों, जिलों, शहरों तथा गांवों के बारे में अध्ययन करना चाहते हैं तो यह हमारे लिए उतना उपयोगी साबित नहीं होता है। ऐसी स्थिति में हम मानचित्र का उपयोग करते हैं। ऐसी स्थिति में हम मानचित्रों का उपयोग करते हैं। देखो, यहाँ पर क्या कहना चाहती है एनसीईआरटी। कह रही है कि जब हम पूरी पृथ्वी के बारे में जानना चाहते हैं, जब पूरी पृथ्वी का हम नक्शा देखना चाहते हैं तो उसके लिए हम ग्लोब का सहारा ले सकते हैं। क्योंकि ग्लोब जो है ना, पृथ्वी का हूबहू नकल है। मतलब हमारी पृथ्वी जिस तरह से है, ग्लोब बिल्कुल उसी तरह से बनाया जाता है, ठीक है। लेकिन ग्लोब में बहुत सारे चीजें हमें नहीं पता चलती। ग्लोब से बहुत सारे चीजों की जानकारियां नहीं पता लगती है। जैसे कि कौन सा राज्य कहाँ पर है, किस देश में कौन सा राज्य है, जिला कहाँ पर है, छोटे छोटे गांव शहर कहाँ पर है, ये सब चीजें ग्लोब पर नहीं दिखाई जाती है, ठीक है। तो इसके लिए हमें मानचित्र की जरूरत होती है। तो मतलब हम कहने का मतलब है कि जब हम पूरी पृथ्वी का अध्ययन करना चाहते हैं तो उसके लिए हम ग्लोब को ले सकते हैं। लेकिन जब पृथ्वी पर छोटी छोटी स्थानों के बारे में अगर हम जानकारी लेना चाहते हैं तब हमें ग्लोब से वो जानकारी नहीं मिलेगी। उसके लिए हमें मानचित्र का सहारा लेना पड़ेगा, ठीक है। छोटी छोटी जगहों का नक्शा के लिए हमें मानचित्र का ही जरूरत पड़ती है, हम ग्लोब से नहीं कर सकते हैं। तो बच्चों, मैं क्या कह रही थी कि जब हम पृथ्वी का छोटा छोटा स्थान के बारे में, पृथ्वी की छोटी छोटी जगहों के बारे में अगर हम नक्शा देखना चाहते हैं तो वो सारी नक्शा हमें ग्लोब पर नहीं मिलती है। तो उसके लिए हमें मानचित्र का जरूरत पड़ता है, ठीक है। अब देखो, ये मानचित्र होता क्या है, मैं किताब से पढ़ाने से पहले मैं खुद से आपको बता देती हूँ। उसके बाद मैं आपको जब ये लाइन में पढ़ूंगी तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगी। देखो, मानचित्र क्या है। यहाँ पर हम लोग जब बचपन में पढ़ते थे तो हम समझते थे कि ग्लोब अलग है और मानचित्र अलग होता है। लेकिन नहीं, मानचित्र जो बना है ना, एक ग्लोब से ही बना है। वो कैसे बना है? हम बोल रहे हैं कि मानचित्र ग्लोब से बना है तो थोड़ा सा दिमाग में हल्का कंफ्यूजन पैदा हुआ होगा कि मानचित्र ग्लोब से बना हुआ है तो फिर हमें मानचित्र अलग से पढ़ने का जरूरत क्यों है, ग्लोब को ही क्यों नहीं पढ़ लेते हैं, है कि नहीं। देखो मेरे प्यारे बच्चों, क्या है कि ग्लोब जो होता है ना, इस तरह से गोल होता है, ठीक है। इस तरह से अगर हम गोल कर दें तो ये ग्लोब हो गया, ठीक है, ग्लोब। और जब ग्लोब को बीच से हम फाड़ देते हैं तो इस तरह से चपटा हो जाता है, ठीक है। मैं आपको एनिमेशन के माध्यम से समझाती हूँ।
को समझने से पहले आप देख लो कि ग्लोब कैसा होता है। देख सकते हो यहाँ स्क्रीन पे इस तरह से ग्लोब इस तरह की होती है। ठीक है, अब ग्लोब से किस तरह से मानचित्र बनाया जाता है उसे हम देखने वाले हैं। अब देखिए यहाँ पर ग्लोब किस तरह से ग्लोब को फाड़ा जाता है और वही जो चपटा जब ग्लोब फाड़ा गया तो वो जो मानचित्र है पूरा का पूरा नक्शा जो है एक चपटी सतह पर आ जाती है और इसी चपटी सतह के जो नक्शा है इसी को तो हम मानचित्र कहते हैं। तो आपको समझ में आया ना कि ग्लोब से ही मानचित्र कैसे बनता है। आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा कि जब हम ग्लोब को बीच से फाड़ देते हैं, नॉर्मली प्रशांत महासागर वाला जो हिस्सा होता है आप देखना ग्लोब पर, वहां से ग्लोब को फाड़कर मानचित्र बना दिया जाता है। आपको समझ में आया? चलो ठीक है, यहाँ पर स्क्रीन पर देख सकते हो कि ग्लोब से ही पूरा का पूरा नक्शा यहाँ पर पूरा का पूरा मानचित्र बन जा रहा है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। तो मानचित्र और ग्लोब में अंतर समझ में आया कि ग्लोब जो होता है पूरा एकदम गोल आकार में होता है, जबकि मानचित्र जो होता है वो चपटी सतह पर होता है। ग्लोब गोलाकार पे, मानचित्र चपटी सतह पर। लेकिन हाँ, जो जगह पृथ्वी पर जहां है बिल्कुल मानचित्र पर वो जगह वहीं पर मिलेगा और ग्लोब पर भी वहीं पर मिलेगा। ऐसा नहीं कि ग्लोब पर मान लो हमारा इंडिया इस दिशा में दिखा दिया और मानचित्र में इस दिशा में, ऐसा नहीं होता है। जिस दिशा में जिस स्थान पर ग्लोब पर हमारा इंडिया है सेम टू सेम उसी स्थान पर मानचित्र में भी हमारा इंडिया रहेगा। ठीक है, अब देखो आगे हम स्टार्ट करते हैं कि क्या कह रहा है। मानचित्र पृथ्वी की सतह या इसके एक भाग का पैमाने के माध्यम से चपटी सतह पर खींचा गया चित्र होता है। ठीक है, ये बात समझ में आ गई। यहाँ पर शायद ये समझ में नहीं आई होगी कि पैमाने के माध्यम से क्या। तो पैमाने के माध्यम से कहने का मतलब है, देखो मान लो कि रियल में कोई स्थान या ए नामक ये कोई स्थान है, ठीक है, और बी नामक स्थान यहाँ पर है। ठीक है, ए और बी नामक दो स्थान है, इनके बीच की दूरी जो है लगभग 20 किलोमीटर रियल में है। ठीक है, 20 किलोमीटर रियल में है। अब मानचित्र पर ये बताओ कि 20 किलोमीटर एकदम पूरा बड़ा सा पेपर लेना पड़ेगा, तब ना हम दिखाएंगे कि ये यहाँ पर है, बी यहाँ पर है, इसके बीच में 20 किलोमीटर तक का ये दूरी है। तो अब तुम बताओ कि क्या इतना बड़ा मानचित्र बनाना मतलब क्या बोलते हैं, सही है क्या? मतलब 20 किलोमीटर तक का मानचित्र बन सकता है? नहीं। तो इसके लिए क्या होगा कि इस दूरी को मानचित्र पर कम करके दिखाया जाता है। जैसे लिख दिया जाएगा कि 1 मीटर बराबर 20 किलोमीटर। ठीक है, तो यहाँ पर लिख दिया जाएगा कि ए और बी के बीच में 1 मीटर जगह है और यहाँ पे लिखा हुआ है कि 1 मीटर बराबर 20 किलोमीटर। इसी तरह से मानचित्र पर दूरी का सही तरीके से निर्धारण होता है। ठीक है, आपको बात आई समझ में? आई होप आई होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ, अब देखो क्या कह रहा है कि हाँ, मानचित्र जो है पृथ्वी की सतह या इसके एक भाग के पैमाने के माध्यम से चपटी पर खींचा गया चित्र है, लेकिन गोलाकार सतह को पूरी तरह से चपटा करना असंभव है। ठीक है, यहाँ पर मतलब क्या क्या बताना चाह रहा है एनसीईआरटी कि हमारी जो पूरी तरह से जो पृथ्वी जब गोल होती है ना, तो पूरी तरह से उसको हम चपटी सतह पर नहीं दिखा सकते। जैसे कि तुम वर्ल्ड मैप में देखे होगे कि मतलब ऊपर वाला पोर्शन नहीं दिखता है वर्ल्ड मैप का, बीच वाला जो जगह है ना वही दिखता है वर्ल्ड मैप में। ठीक है, अब आगे चलते हैं। अब नेक्स्ट देखिए, मानचित्र हमारी विभिन्न जरूरतों के लिए आवश्यक है। कुछ मानचित्र एक छोटे क्षेत्र को एवं कुछ तथ्यों को दर्शाता है। दूसरे मानचित्र में एक बड़ी किताब की तरह तथ्य हो सकते हैं। जब बहुत से मानचित्रों को एक साथ रख दिया जाता है
तब एटलस बन जाता है। एटलस कहने का मतलब कि एक किताब आती है एटलस, उसमें सभी देश, जितने भी देश हैं उन सभी का नक्शा दिया रहता है, और हमारे देश में जितने भी राज्य हैं उन सभी का नक्शा दिया जाता है। मतलब कि एटलस नामक जो किताब होती है उसमें मानचित्र का ही पूरा से पूरा वर्णन किया जाता है। कौन सा देश किस महाद्वीप में है, किस महादेश में है, इस तरह से हमारे इंडिया में कितने राज्य हैं, सभी राज्यों को अलग अलग करके उनका मानचित्र बनाकर हमें एटलस में दिखाता है। ठीक है, तो एटलस आपको समझ में आ गई। अब नेक्स्ट हम देखते हैं, जब बहुत से, हाँ यहां तक तो हो गया, जब बहुत से मानचित्रों को एक साथ रख दिया जाए तब हम एटलस कहते हैं। एटलस विभिन्न प्रकारों तथा अलग अलग पैमाने से खींची गई मापों पर आधारित होता है। बिल्कुल, मानचित्रों से एक ग्लोब की अपेक्षा हमें ज्यादा जानकारी होती है, मतलब ग्लोब से ज्यादा जानकारी हमें मानचित्र से मिलती है। मानचित्र विभिन्न प्रकार के हो सकते हैं, उनमें से कुछ नीचे वर्णित किया गया है। तो यहाँ तक आई होप आपको समझ में आई होगी। एटलस किसे कहते हैं? मानचित्रों का एक संग्रह होता है, उसी किताब को हम कहते हैं एटलस। ठीक है, मानचित्र क्या है, ग्लोब क्या है, इस तरह से आपको समझ में आ गई। अब हम समझेंगे कि मानचित्र कितने तरह के होते हैं। ओके, देखिए यहाँ पर मुख्यतः 3 तरह के मानचित्र को बताया गया है, जैसे कि भौतिक मानचित्र, उसके बाद राजनीतिक मानचित्र, और उसके बाद आपको मिलेगा थीमेटिक मानचित्र। यहाँ पर आप देख सकते हैं 3 तरह के मानचित्र होते हैं। नॉर्मली अगर हम बात करें तो मानचित्र कितने तरह के होते हैं? 3, भौतिक, राजनीतिक और थीमेटिक। ठीक है, अब भौतिक में क्या होता है कि देखो, भौतिक में अगर हम बात करें तो पृथ्वी की आकृति को पर्वत, पठार, मैदान, नदियों, महासागरों इत्यादि को दर्शाने वाले मानचित्रों को भौतिक ऊंचावच कहा जाता है। मतलब वैसे मानचित्र जिसमें पृथ्वी का नदी, पहाड़, पर्वत, पठार, महासागर इस तरह से जब दिखाया जाता है तो वैसे मानचित्र को हम कहते हैं भौतिक मानचित्र या ऊंचावच मानचित्र। इसमें स्पेशल से कोई देश का बाउंड्री नजर आपको नहीं नजर आएगी। मतलब इसमें अगर भौतिक मानचित्र आप देखना चाहते तो मैं आपको दिखा देती हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि बताने से ज्यादा दिखाने में ज्यादा समझ में आती है। देखो आपको यहाँ पर दिख रही होगी कि भौतिक मानचित्र किस तरह से दिखता है। जैसे आपको देखो इधर दिखेगी महासागर दिखेगा, इधर ढेर सारे ग्रीन ग्रीन मैदान दिख रहे हैं। ठीक है, पर्वत भी दिखेगा, और इन सब का अलग अलग कलर होता है। जैसे कि महासागर नीले कलर से, मैदान जो होंगे ग्रीन कलर से, पर्वत जो होता है भूरे कलर में, इस तरह से दिखाई देता है। तो और इसमें कोई देश का सीमा या फिर कोई राज्य का सीमा वगैरह ये सब कुछ नजर नहीं आता है। इस तरह से भौतिक मानचित्र होता है। तो आई होप आपको भौतिक मानचित्र समझ में आ गया होगा। ठीक है, भौतिक मानचित्र में देखो यहाँ पे समुंदर ज्यादा नीला है, तो यहाँ पे कहेगा कि ये जो है बहुत ज्यादा गहरा है यहाँ पर, लेकिन इधर हल्का हल्का नीला है, तो यहाँ पर मतलब कहने का मतलब कि कम गहरा है इधर से। तो इस तरह से भौतिक मानचित्र में भी बहुत डिटेल में पढ़ना होता है कि पर्वत को ये ब्राउन कलर में दिखाया जाता है, क्या बोलते हैं, मैदान को ग्रीन कलर में दिखाया जाता है। इस तरह से भौतिक मानचित्र में दिखाया जाता है। ठीक है, लेकिन आपको सिर्फ इतना जानना है कि भौतिक मानचित्र कैसा होता है, इसलिए मैं ज्यादा नहीं बताऊंगी, आपको आगे इसके बारे में जानकारी मिल जाएगी। अब हम चलते हैं पॉलिटिकल मानचित्र की ओर, यानी कि राजनीतिक मानचित्र की ओर। यहाँ पर देखो पॉलिटिकल मानचित्र की ओर जाने से पहले मुझे लगा कि अपने देश का भौतिक मानचित्र आपको दिखा देना चाहिए। तो ये देखो हमारे देश का भौतिक मानचित्र है, ये हमारे देश का भौतिक मानचित्र है। देख रहे हो इंडिया का मानचित्र, इसमें कोई राज्य नजर आ रहा है आपको? क्या इसमें कहीं सीमा नजर आ रही है कि पाकिस्तान और भारत की सीमा किधर है, किधर चाइना का सीमा है? इस तरह से आपको सीमा नजर नहीं आ रही है। केवल और केवल आपको पृथ्वी का जो नेचुरल, मतलब पृथ्वी जिस तरह में है उसी तरह में यहाँ पर दिखाया जाता है।
तो आई होप आपको भौतिक मानचित्र बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। ठीक है, अब हम चलते हैं पॉलिटिकल की ओर। दोस्तों देखो, मेरी जो लालच है ना बढ़ती जा रही है। मुझे लग रहा है ना कि आपको बहुत ज्यादा से ज्यादा बता दूं। ठीक है, तो अभी हम पॉलिटी पर नहीं जा रहे, मतलब पॉलिटिकल मानचित्र पर नहीं जाएंगे, राजनीतिक मानचित्र पर नहीं जा रहे। अभी हम भौतिक पर ही रहेंगे। देखो यहाँ पर किस तरह से भौतिक मानचित्र में आपको दिखाया गया है। देखो यहाँ ब्राउन कलर में हमारा हिमालय पर्वत यहाँ है, तो देखो यहाँ ब्राउन कलर में दिखाया गया है। इधर पर्वत है तो आपको ब्राउन कलर में दिखाया, इधर मैदान है तो ग्रीन कलर में दिखाया गया। बहुत सारे ग्रीन कलर में इधर भी मैदान दिखा। देखो इधर कम नीला है यानी कि इधर कम गहरा है, इधर ज्यादा नीला है यानी कि इधर बहुत ज्यादा गहरा है। ठीक है, तो आपको समझ में आया भौतिक मानचित्र। और थोड़ा सा आपको पका दूंगी कि पॉलिटिकल पे चलते हैं, लेकिन बार बार हम भौतिक पर ही आ जा रहे हैं, तो उसके लिए हम सॉरी। अब हम पक्का पॉलिटिकल पे जा रहे हैं, मतलब राजनीतिक मानचित्र पर जा रहे हैं। सो नाउ हम लोग अब आ चुके हैं राजनीतिक मानचित्र पर। इसमें देखिए आप किस तरह से दिखाया गया है। देखो यहाँ पर ग्लोब का भी पोर्शन समझ में आ रहा होगा, ऊपर वाले भाग को नहीं दिखाया गया, ऊपर वाले भाग को इस तरह से नहीं दिखाया गया, क्योंकि पूरी तरह से पृथ्वी गोल है यार, तो इसको चपटी सतह में दिखाना उतना संभव नहीं है। तो इस तरह से यहाँ पर इस ऐसे ऊपर से कटा हुआ, लेकिन बीच में जितने भी इंपॉर्टेंट देश हैं, इंपॉर्टेंट क्या, जितने भी देश हैं वो सभी वर्ल्ड मैप में दिखाए जाते हैं, जैसे आप यहाँ देख सकते हो। तो ये वर्ल्ड मैप का नक्शा है, मतलब विश्व मानचित्र, विश्व का मानचित्र है। यहाँ पर राजनीतिक मानचित्र इसको हम कैसे कह सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर देखिए आपको ये पर्वत पठारी सब नहीं नजर आ रही है, आपको देश नजर आ रही है, आपको कोई देश की सीमा नजर आ रही है। जैसे हमारा इंडिया यहाँ पर है, तो इधर पाकिस्तान है, इधर चाइना है, इस तरह से। तो इसे ही हम कहते हैं राजनीतिक मानचित्र। इसे क्या कहते हैं, राजनीतिक मानचित्र। आपको समझ में आया, मतलब इसमें देश विदेश राज्य वगैरह ये सारी चीज दिखाए जाते हैं, तो इसे हम कहते हैं राजनीतिक मानचित्र। ओके, अब देखिए क्या बोला यहाँ पे भौतिक में कि पृथ्वी की प्राकृतिक आकृति को दिखाता है भौतिक मानचित्र में। प्राकृतिक आकृति कहने का मतलब कि उसमें पर्वत दिखाया जाएगा, पठार, मैदान, नदियां, महासागर, ये सब को दर्शाने वाले मानचित्र को हम कहते हैं भौतिक या उच्चावच मानचित्र। ठीक है, अब हम राजनीतिक मानचित्र पर आते हैं। ये रहा हमारा राजनीतिक मानचित्र। राज्यों, नगरों, शहरों तथा गांवों और विश्व के विभिन्न देशों व राज्यों तथा उनकी सीमाओं को दर्शाने वाले मानचित्र को राजनीतिक मानचित्र कहा जाता है। ठीक है, अब आप बताना क्या हम फिर से इसको बताएं राजनीतिक मानचित्र को? मुझे नहीं लगता है, मुझे लगता है कि मैंने आपको समझा दिया है, तो अब आप समझ गए होंगे। ठीक है, तो मैं बस पढ़ दी। कहने का मतलब कि राजनीतिक मानचित्र में राज्य, नगर, शहर, गांव या फिर देश या फिर अलग अलग देश के सीमाओं को दर्शाया जाता है। ठीक है, उसे हम राजनीतिक मानचित्र कहते हैं। जैसे मैंने मैप में दिखाया कि किस तरह से हमारा इंडिया लगा हुआ है, उसके बगल में इधर चाइना है, हरामी पाकिस्तान है। ठीक है, ओके, मुझे गाली नहीं देना चाहिए, लेकिन पाकिस्तान और चाइना के नाम पे निकल आता है, सो आई एम सॉरी। अब देखिए थीमैटिक मानचित्र किसे कहते हैं, ये थोड़ा अलग है, राजनीतिक और भौतिक से ये थोड़ा अलग है। कैसे अलग है, देखिए क्या बोल रहा है, कुछ मानचित्र विशेष जानकारियां प्रदान करते हैं। कुछ वैसे मानचित्र होते हैं जो कि हमें कुछ अलग तरह की जानकारी को देते हैं, जैसे सड़क का मानचित्र बताते हैं, वर्षा का मानचित्र बताते हैं, वन तथा उद्योग आदि को दर्शाने वाले मानचित्र को हम कहते हैं थीमैटिक मानचित्र। ठीक है, कहने का मतलब कि इसमें क्या होगा, जैसे सड़क मानचित्र क्या होता है, मान लो ये हमारा इंडिया है इस तरह से, ठीक है, अच्छा नहीं बना, सॉरी। तो ये हमारे इंडिया का मान लो कि नक्शा बना है हम, ठीक है, तो इसमें सिर्फ और सिर्फ सड़क दी रहेगी, सड़क का मानचित्र रहेगा कि इस तरह से यहाँ से इस राज्य में सड़क जा रहा है, ये सड़क इस जिला में जा रहा है, ये सड़क इस तरह से। ठीक है, केवल और केवल इसमें
सड़क का मानचित्र रहेगा, या फिर केवल और केवल वर्षा वाला मानचित्र रहेगा कि यहाँ पर तेज वर्षा होती है, यहाँ पर कम वर्षा, इस तरह से, या फिर वन वाला मानचित्र रहेगा कि भारत के इस जगह पर वन है, यहाँ पर नहीं, मतलब सिर्फ और सिर्फ वन रहेगा। या फिर अगर हम बात करें तो उद्योग यहाँ पर जैसे दिया है, तो इस तरह से उस भारत देश में केवल उद्योग का जानकारी देगा कि इस राज्य में ये उद्योग है, इस राज्य में ये उद्योग है, कहीं कहीं दिया रहेगा कि भारत में सिर्फ भारत का मतलब अगर हम बात करें तो सिर्फ और सिर्फ मंदिर का जानकारी दिया रहेगा, जैसे कि इस तरह से यहाँ पर क्या बोलेगा कि इंडिया का इस तरह से हम आपको मैप बना देते, यहाँ पर 10 मतलब कई तरह के मंदिर आपको दर्शा दिया जाएगा। और इस तरह से मतलब कहने का मतलब है कि इसमें अलग तरह की जानकारियां होती है। अगर हम जानना चाहते हैं कि हमारे देश में सड़क कितने हैं, मतलब कौन सी सड़क कहाँ को जाती है, तो उसके लिए हमें सड़क मानचित्र खरीदनी पड़ेगी। वन कहाँ कहाँ हमारे देश में पाए जाते हैं, उसके लिए हमें वन का मानचित्र खरीदना पड़ेगा। इसमें केवल और केवल वन रहेगा। सड़क वाले में केवल सड़क को दर्शाया जाएगा, उद्योग वाले में केवल उद्योग को दर्शाया जाएगा, वर्षा वाले में वर्षा को, मंदिर वाले मानचित्र में केवल मंदिर को। तो इस तरह के मानचित्र को हम कहते हैं थीमेटिक मानचित्र। ओके, इस तरह के मानचित्र को क्या कहते हैं? थीमेटिक मानचित्र। अब देखिए, अब देखो मानचित्र के 3 घटक है, यानी किसी भी देश या राज्य या कहीं भी जगह की जब मानचित्र बनती है तो उनमें ये 3 चीजें दर्शाई जाती है, दूरी, दिशा और प्रतीक। ठीक है, यानी कि मान लो कि हमारा इंडिया का मानचित्र बनेगा तो कौन सा राज्य कितनी दूरी पर है उसको वहाँ पे शो करेगा, कि कौन सी दिशा में है, और उस किसी भी चीज के लिए प्रतीक को कैसे बनाया जाता है, इन्हीं सब चीज को हम पढ़ेंगे। तो यहाँ पर देखो आगे क्या है, दूरी को हम पढ़ते हैं कि किस तरह से मानचित्र पर दर्शाया जाता है। तो क्या करें कि मानचित्र एक आरेखन होता है जो पूरे विश्व या उसके एक भाग को छोटा कर कागज के एक पन्ने पर दर्शाता है, या यह कह सकते हैं कि मानचित्र छोटे पैमाने पर खींचे जाते हैं, लेकिन इसे इतनी सावधानी से छोटा किया जाता है ताकि स्थानों के बीच की वास्तविक दूरी बनी रहे। यह तभी संभव हो सकता है जब कागज पर एक छोटी दूरी स्थल की बड़ी दूरी को व्यक्त करती हो। इसलिए इस उद्देश्य के लिए एक पैमाना चुना जाता है। देखो अब यहाँ पर एनसीईआरटी साफ साफ ये कह रही है कि अब देखो मानचित्र पर कोई भी जगह की वास्तविक दूरी की सहायता के लिए हमें पैमाना की जरूरत पड़ता है। पैमाना की जरूरत पड़ता है, क्यों पड़ता है? अब मान लो कि मान लो कि इंडिया का मैप है, उसमें बिहार और दे दिया झारखंड, तो इनके बीच की एग्जैक्ट दूरी कितनी है? अब इसे हम उतना बड़ा जितना स्थल पर है उतना दूरी वाला कागज बनाएंगे, या तो हम छोटे कागज पे हम इनको दर्शाएंगे। तो क्या बड़े कागज उतना बड़ा कागज बनाना संभव है जितना इनकी वास्तविक दूरी है? नहीं। तो इसीलिए कोई भी स्थल की वास्तविक दूरी को मानचित्र पर व्यक्त किया जाता है, किसके द्वारा? पैमाने के द्वारा। यानी कि पैमाना जो है किसी भी स्थल की, मान लो ये बिहार और झारखंड है, तो इनकी वास्तविक दूरी कुछ भी हो तो उसके लिए हमें क्या जरूरत पड़ेगी? पैमाना। और इसी पैमाने की जरूरत से हम किसी भी जगह की वास्तविक दूरी को बता सकते हैं, इसी ही पैमाने के आधार पर। ठीक है, तो आइए हम जानते हैं कि किस तरह से हम पैमाना का उपयोग करते हैं। देखो यहाँ पर जैसे कि यहाँ पर एग्जाम्पल दिया है, ठीक है, यहाँ पर एग्जाम्पल दिया है, इसमें क्या दिया है कि यहाँ पर मान लो कि आपका स्कूल है, ठीक है, यहाँ पर आपका घर है, ठीक है, इसके बीच की दूरी है 10 किलोमीटर। तो मानचित्र बनाने के लिए इतना बड़ा हमको पेज चाहिए 10 किलोमीटर का, ऐसा बनेगा मानचित्र? नहीं बनेगा। इनके बीच की अगर दूरी पता करनी हो तो हम क्या करेंगे कि एक छोटे से कागज पर ही इस 10 किलोमीटर की दूरी को दर्शा देंगे। कैसे दर्शाएंगे? तो मान लो कि यहाँ स्कूल है, यहाँ घर है, इनके बीच की दूरी 10 किलोमीटर है, तो हम यहाँ पर लिख देंगे
कि 2 सेंटीमीटर, मानचित्र पर लिखा रहेगा कि 2 सेंटीमीटर, यानी कि स्कूल से घर की दूरी 2 सेंटीमीटर। कहने का मतलब कि ये 2 सेंटीमीटर जो है 10 किलोमीटर की दूरी को दर्शाएगा, यानी कि 1 सेंटीमीटर बराबर 5 किलोमीटर होगा। और इसी तरह से ऐसे ही मानचित्र पर दर्शाया जाता है। लिख देगा मानचित्र में कहीं साइड पर कि 1 सेंटीमीटर बराबर 5 किलोमीटर। ठीक है, अब चाहे कितना भी किलोमीटर रहे उसको हम सेंटीमीटर से ही, जैसे कि 10 किलोमीटर था तो हम उसको 2 सेंटीमीटर कह रहे थे। 20 किलोमीटर रहेगा तो हम लिख देंगे कोई भी जगह की दूरी, कोई भी 2 जगह या 3 जगह की दूरी को, मान लो कि 60 किलोमीटर की दूरी है तो हम क्या लिख देंगे 6 सेंटीमीटर। यहाँ से यहाँ तक की दूरी 6 सेंटीमीटर है तो हम समझ जाएंगे कि अच्छा से 6 सेंटीमीटर बराबर 60 किलोमीटर होगा, क्योंकि 1 सेंटीमीटर बराबर 5 किलोमीटर लिखा है। तो इसी को हम कहते हैं पैमाना। ये जो लिखा, और कहीं भी मानचित्र के साइड में इस तरह से लिख देगा आपको कि 1 सेंटीमीटर बराबर 5 किलोमीटर। ठीक है, पैमाने को इंग्लिश में स्केल कहते हैं, तो ये ऐसे शो कर देगा। बाकी अगर आप हायर क्लास में जाएंगे तो वहां पर मुख्यतः 3 तरह के पैमाने को पढ़ने होते हैं, जो कि अगर हम अभी बताएंगे आपको तो बिल्कुल भी समझ में नहीं आएगा, उसे हम आगे की क्लास के लिए ही छोड़ देते हैं। ठीक है, अब देखिए पैमाना का यहाँ पे डेफिनेशन देगा, कहाँ पर है, देखो पैमाना जो है स्थल पर वास्तविक दूरी तथा मानचित्र पर दिखाई गई दूरी के बीच का अनुपात होता है। यही कि यही अनुपात हो गया, मानचित्र पर है और ये स्थल की दूरी है, तो 1 सेंटीमीटर बराबर 5 किलोमीटर। ठीक है, तो यही है पैमाना का मतलब, स्केल का मतलब। तो आई होप आपको समझ में आ गई होगी। अब देखिए जब हम बड़े क्षेत्रफल वाले भाग जैसे महाद्वीप या देश को कागज पर दिखाना होता है, जब हम बड़े क्षेत्रफल वाले भागों जैसे महाद्वीपों या देशों को कागज पर दिखाना होता है, तब हम लोग छोटे पैमाने का उपयोग करते हैं। उदाहरण के लिए 5 सेंटीमीटर बराबर हम स्थल के 500 किलोमीटर को दर्शा देते हैं, तो इसे ही हम कहते हैं छोटे पैमाने वाला मानचित्र। आपको समझ में आया? अगर नहीं आया तो हम आपको बताते हैं। छोटे पैमाने कहने का मतलब कि इसमें दूरी तो ज्यादा रहेगी, दूरी एग्जैक्ट ज्यादा रहेगी। जैसे कोई भी स्थल के बीच की दूरी 500 किलोमीटर है तो हम उसको 5 सेंटीमीटर में दर्शा रहे हैं, यानी कि 1 सेंटीमीटर बराबर हम क्या मान ले रहे हैं 100 किलोमीटर। देख रहे हो, 1 सेंटीमीटर बराबर हम मानचित्र पर क्या मान के चल रहे हैं 100 किलोमीटर, तो इसी वजह से 5 सेंटीमीटर बराबर हो जाएगा 500 किलोमीटर। तो यहाँ देख रहे हो कितना छोटा पैमाना हम लिए हैं, मात्र 1 सेंटीमीटर वाला पैमाना लिए हैं और इससे बड़ी दूरी को हम व्यक्त कर रहे हैं 500 किलोमीटर। तो ऐसे मानचित्र को हम छोटे पैमाने वाले मानचित्र कहते हैं। अब हम देखेंगे बड़े पैमाने वाले मानचित्र। जब हम छोटे क्षेत्रफल वाले भाग जैसे अपने गांव या शहर को कागज पर दिखाना होता है या कागज पर दिखाते हैं, तब हम बड़े पैमाने का उपयोग करते हैं। जैसे कि स्थल पर 500 मीटर की दूरी को मानचित्र पर 5 सेंटीमीटर से दर्शाया जाता है। देखो अब यहाँ पर ये बड़ा पैमाना हो गया, क्यों? क्योंकि यहाँ पर 5 सेंटीमीटर में 500 मीटर को दर्शा रहा है, यानी कि 1 सेंटीमीटर में, यानी कि 1 सेंटीमीटर में कितना मीटर दर्शाएगा 100 मीटर। 1 सेंटीमीटर में 100 मीटर दर्शा रहा है, यानी कि हम कह सकते हैं कि यहाँ पर जो है 1 सेंटीमीटर जो है वो कितने 100 मीटर दर्शा रहा है। यानी कि कहने का मतलब यही है कि जैसे यहाँ पर 1 सेंटीमीटर बराबर 100 किलोमीटर दर्शा रहा था, यहाँ पर एक छोटा सेंटीमीटर में बड़ी दूरी को दर्शा रही थी, लेकिन यहाँ पर छोटी दूरी को दर्शा रही है। 1 सेंटीमीटर बराबर 100 मीटर, यानी कि यहाँ पर पैमाना जो है छोटी दूरी को दर्शा रही है, तो इसे हम कहते हैं बड़े पैमाने वाले मानचित्र। इसे हम यहाँ पर 5 सेंटीमीटर जो हम 100 किलोमीटर माने थे
उसे हम कहते हैं छोटे पैमाने वाला मानचित्र। यानी कि आपको समझ में आ गई होगी कि जो छोटे पैमाने वाले मानचित्र होते हैं वहाँ पर बड़ी दूरी को दर्शाते हैं, लेकिन जो बड़े मानचित्र वाले पैमाने होते हैं वो छोटी छोटी दूरियों को दर्शाते हैं। ठीक है, और बड़े पैमाने वाले मानचित्र में अधिक जानकारी दी रहती है। समझ में आया? आई होप आपको समझ में आया होगा, क्योंकि यहाँ पर छोटी छोटी दूरी दर्शाई जा रही है। यहाँ 1 सेंटीमीटर बराबर 100 मीटर मान लिया जा रहा है, यहाँ 1 सेंटीमीटर बराबर 100 किलोमीटर मान रहा है। तो छोटे पैमाने वाला कहने का मतलब कि यहाँ पर एकदम छोटा पैमाना यूज किया जाता है बड़ी दूरी को मापने के लिए। और बड़े पैमाने वाला मानचित्र मतलब कि यहाँ पर बड़ा पैमाना छोटी दूरी को दर्शाने के लिए माना जाता है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। और जब छोटी दूरी को दर्शाएगा गांव या शहर को, तो उसमें नदी नाला या किस तरह से सड़क है, किस तरह से चीजें सब दर्शा देगा इसमें। तो बड़े पैमाने वाले मानचित्र में अधिक जानकारी रहती है। अब छोटे पैमाने वाले मानचित्र में उतना स्पष्ट जानकारी नहीं रहती है। जैसे कि अगर हम वर्ल्ड मैप की बात करें तो वहां पर वो छोटा पैमाना वाला मानचित्र हो जाएगा। वर्ल्ड मैप जो हो जाएगा वहां पे छोटा पैमाना का उपयोग होगा, क्योंकि बड़ी बड़ी दूरी को उसमें दर्शाएगा। लेकिन अगर हम किसी गांव या शहर या जिला का अगर हम नक्शा निकालते हैं तो वहां पर बड़े पैमाने का उपयोग किया जाएगा, और उसमें स्पष्ट एकदम से कौन सी गांव कहाँ पर है, किस तरह से रास्ता, ये सभी चीजें बता देगी। अब हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर भी वैसे ही एक उदाहरण दे दिया गया है, तुम खुद से इसको पढ़ सकते हो, समझ सकते हो। ठीक है, जो हमने बताया वही सब है। अब यहाँ पर देखो क्या दिया है, इस तरह से हाँ देखो एक गांव का मानचित्र दिया हुआ है यहाँ पर, और यहाँ पर 1 सेंटीमीटर बराबर 10 मीटर माना है। 1 सेंटीमीटर बराबर कितना मीटर माना है? देखो मैं जूम कर देती हूँ। देखो पैमाना यहाँ पर इसी तरह से दिया रहेगा। 1 सेंटीमीटर बराबर कितना माना है? 10 मीटर। ठीक है, अब इसको पूरा हम समझ कर चलते हैं। देखो इस तरह से पैमाना को दर्शाया गया है। तो यह जो गांव का मानचित्र है यह बड़े पैमाने वाला मानचित्र है। ठीक है, यह कौन सा बड़ा पैमाना वाला मानचित्र है। देखो यहाँ पे दिया है कि यहाँ से यहाँ अगर 1 सेंटीमीटर है, 0 से 10 की दूरी, तो यहाँ पर 10 मीटर हो गया। यहाँ पर यहाँ 0 से यहाँ तक हो गया लाइन, ये 2 सेंटीमीटर का है तो यहाँ पे 20 मीटर हो गया। यहाँ से 3 सेंटीमीटर का है तो यह 30 मीटर हो गया। यहाँ से 40 मीटर का है स्केल तो 40 मीटर हो गया। यहाँ 4 सेंटीमीटर का। अब यहाँ से 5 सेंटीमीटर का यह पूरा है, यहाँ से यहाँ अगर हम नापेंगे 0 से 50 तो 5 सेंटीमीटर है, तो यहाँ पर 5 मीटर हो गया। तो यही हो गया हमारा बड़ा पैमाना वाला स्केल। और ये देखो कोई मानचित्र है, गांव का है, इस तरह से दिया गया है। यहाँ पर सामुदायिक केंद्र है, इधर पेड़ है, इधर खेल का मैदान है, यहाँ पर पोस्ट ऑफिस है, इस तरह से देख सड़क भी दिखाया गया है, रास्ता इस तरह से ऐसे बताया गया। तो वही एक गांव का मानचित्र है, ये बड़े पैमाने वाला मानचित्र है। तो बड़ा पैमाना छोटा पैमाना आई होप आपको समझ में आ गई होगी। अब हम देखिए आगे पढ़ते हैं, कौन सा? दिशा। अब मानचित्र पर दिशा को कैसे दर्शाया जाता है। देखो सबसे पहले हम यहाँ पर इसको स्टार्ट करने से पहले हम इस चीज को समझेंगे। देखो कोई भी मानचित्र का जो ऊपरी भाग होता है उसको हम उत्तर दिशा से दर्शाते हैं, और निचला भाग जो होता है उसे हम दक्षिण दिशा से दर्शाते हैं। ऊपरी दिशा उत्तर, ऊपर वाला भाग उत्तर दिशा, नीचे वाला भाग दक्षिण दिशा, उसके बाद ये वाला पश्चिम और इधर वाला पूरब। इस तरह से मानचित्र पर उत्तर दक्षिण पूरब पश्चिम दर्शाया जाएगा। अब कोई भी मानचित्र उठाकर देख लो तो ऊपर वाला भाग हमेशा उत्तर को दर्शाएगा, नीचे वाला भाग वो हमेशा दक्षिण को दर्शाएगा, और इधर वाले भाग पश्चिम को
और ये वाला भाग जो है हमारा पूरब को दर्शाएगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पर इनके बीच में भी है, जैसे उत्तर और पूरब के बीच में उत्तर पूर्व दिशा, दक्षिण और पूरब के बीच में दक्षिण पूर्व, पश्चिम और दक्षिण के बीच में दक्षिण पश्चिम, और उत्तर और पश्चिम के बीच में उत्तर पश्चिम। इस तरह से मानचित्र पर दिशा को दर्शाया जाता है। ठीक है, अब देखिए दिशा। एक सेकेंड, हाँ, अधिकतर मानचित्रों में ऊपर दाहिनी तरफ तीर का निशान बना होता है जिसके ऊपर ऊ लिखा होता है। ऊपर ऐसे दाहिनी तरफ कहने का मतलब कि मान लो कि ये मानचित्र है तो इस तरह से ऐसे ऊ लिखा रहेगा, यानी कि ऊपर दिशा है। ठीक है, यह तीर उत्तर दिशा को दर्शाएगा, इसे उत्तर रेखा कहते हैं। जब आप उत्तर के बारे में जानते हैं तब आप दूसरी दिशाओं जैसे पूर्व, पश्चिम तथा दक्षिण के बारे में पता लगा सकते हैं। चित्र 4.2 में चार मुख्य दिशाओं को उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम को दिखाया गया है। वे प्रधान दिक् बिंदु कहलाते हैं। यानी कि यहाँ पर जो दिखाया गया था उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम, तो इसे हम कहते हैं प्रधान दिक् बिंदु। इन दिशाओं को क्या कहते हैं? प्रधान दिक् बिंदु। बाकी की बीच की चार दिशाएं हैं जैसे उत्तर पूर्व, दक्षिण पश्चिम, उत्तर पश्चिम। ठीक है, इनके बीच वाली दिशाओं की मदद से किसी भी स्थान की सही स्थिति का पता लगाया जा सकता है। अब देखिए चित्र 4.1 में निम्नलिखित दिशाओं का पता लगाइए। और जैसे दिया यहाँ पर, विकास के घर से सामुदायिक केंद्र तथा खेल के मैदान की दिशा, दुकानों से विद्यालय की दिशा। तो चलिए हम पता लगाते हैं। पहले तो हमें पता लगाना है पहला बार कि विकास के घर से सामुदायिक केंद्र तथा खेल के मैदान का दिशा किधर है। तो आइए हम देखते हैं। विकास का घर किधर गया? ये है हमारा विकास का घर। यहाँ पर देख सकते हो CDE लिखा हुआ है, CDE। तो ये हो गया हमारा विकास का घर। यहाँ से देखो, यहाँ से उत्तर दिशा में है सामुदायिक भवन। सामुदायिक केंद्र जो है विकास के घर से उत्तर दिशा में है क्योंकि ऊपर है। और फिर खेल का मैदान किस दिशा में है? तो ये पूरब दिशा में है। खेल का मैदान पूरब दिशा में है। समझ में आया? तो इस तरह से हम किसी भी जगह की एग्जैक्ट लोकेशन को पता कर सकते हैं। अब आपको बाकी पता लगाना है कि दुकान से विद्यालय की दिशा किधर है। चलो मैं ही पता लगा देती हूँ। दुकान से विद्यालय की दिशा, विद्यालय किधर है? देखो ये है दुकान, इसके ऊपर वाला पोर्शन हो जाएगा उत्तर, नीचे दक्षिण, इधर पश्चिम और इधर पूर्व। तो विद्यालय जो है पूर्व दिशा में, दुकान से विद्यालय किस दिशा में है? पूर्व दिशा में। ठीक है, अब हम आगे पढ़ते हैं। हम दिक् सूचक की सहायता से किसी स्थान की दिशा का पता लगा सकते हैं। यह एक यंत्र है जिसकी सहायता से मुख्य दिशाओं का पता लगाया जाता है। इसकी चुंबकीय सुई की दिशा हमेशा उत्तर दक्षिण दिशा में होती है। देखो यह एक मशीन है। दिक् सूचक जो है देखो इस तरह से, यह एक मशीन है। इसका दो सुई होता है जो कि ऊपर वाला हमेशा उत्तर को दर्शाता है और नीचे वाला दक्षिण को। तो इसीलिए हम इधर पश्चिम मान लेते हैं, इधर पूरब। तो दिक् सूचक यंत्र से भी हम दिशा का पता लगा लेते हैं। मान लो कि मैप नहीं है, मैप पे हमको नहीं पता चल रहा है कि कौन सा किस दिशा में है, तो हम इस यंत्र को लेकर जाएंगे तो पता चल जाएगी। अब देखो प्रतीक को कैसे दर्शाया जाता है। यह किसी भी मानचित्र का तीसरा प्रमुख घटक है। किसी भी मानचित्र पर वास्तविक आकार एवं प्रकार में विभिन्न आकृति जैसे भवन, सड़क, पुल, वृक्ष, रेल की पटरियां या कुएं को दिखाना संभव नहीं है। इसीलिए
वे निश्चित अक्षरों, छायाओं, रंगों, चित्रों तथा रेखाओं का उपयोग करके दर्शाए जाते हैं। ये प्रतीक कम स्थान में अधिक जानकारी ये प्रतीक कम स्थान में अधिक जानकारी प्रदान करते हैं। इन प्रतीकों के इस्तेमाल के द्वारा मानचित्रों को आसानी से खींचा जा सकता है तथा इनका अध्ययन करना आसान होता है। अगर आप एक क्षेत्र की भाषा को नहीं जानते तथा आप किसी से दिशाओं के बारे में नहीं पूछ सकते, तब आप इन्हीं चिन्हों की सहायता के द्वारा मानचित्र से जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। ओके, अब देखो यहाँ पर क्या कर रहा है कि इस तरह से प्रतीक कुछ मानचित्र में यूज किया जाता है। जैसे कि रेलवे लाइन के लिए, रेलवे लाइन में बड़ी लाइन को इस तरह से दर्शाया जाता है, मीटर लाइन को इस तरह से दर्शाया जाता है और रेलवे स्टेशन को इस तरह से मानचित्र में दर्शाया जाता है। ठीक है, तो आप मानचित्र की सहायता से, इन प्रतीकों की सहायता से आप समझ सकते हैं कि ये बड़ी लाइन है, ये रेलवे लाइन है, इन तीनों, इसमें ये मीटर लाइन है, ये है रेलवे स्टेशन। इस तरह से सड़क के लिए इस तरह से, पक्की सड़क के लिए ऐसा और कच्ची सड़क के लिए ऐसा मानचित्र होता है। इस तरह से अंतर्राष्ट्रीय सीमा के लिए ये इस तरह से दर्शाया जाता है, राज्य सीमा के लिए ऐसे, और जिला की सीमाओं को इस तरह से दर्शाया जाता है। आप कोई भी मानचित्र देखना तो उसमें अंतर्राष्ट्रीय सीमा जरूर रहेगी, या फिर राज्य सीमा रहेगी या फिर जिला सीमा रहेगी। तो आप देखना कि सीमाओं के को कौन सा चित्र से दर्शाया जाता है। अगर ऐसा चित्र होगा तो हम समझ जाएंगे कि जिला का है, ऐसा रहेगा तो राज्य का सीमा है, और ऐसा तो कोई भी अंतर्राष्ट्रीय सीमा है। नदी के लिए ये प्रतीक दर्शाया जाता है इस तरह से, कुआं के लिए ये हल्का डॉट कर देगा, तालाब के लिए इस तरह से, नहर के लिए इस तरह से, और पुल के लिए ऐसा मानचित्र रहता है, मंदिर के लिए ऐसा, गिरजाघर के लिए इस तरह से, ऐसे ही बाकी मानचित्र को दर्शाया जाता है। तो आप अगर मैप में आगे देखेंगे तो इस तरह के मानचित्र अगर आपको दिखेंगे तो आप समझ जाना कि अच्छा यहाँ पे इस तरह से चीज, मान लो कि ऐसा डॉट 2 लाइन दर्शा दिया तो हम समझ जाएंगे कि यहाँ पे पक्की सड़क है। ठीक है, अब देखो ये प्रतीक पूरे, जो इस तरह की जो प्रतीक होते हैं ना, ये पूरे इंटरनेशनल लेवल पर दर्शाए जाते हैं, यानी कि सभी देशों में इन्हीं सब प्रतीकों का उपयोग करते हैं मानचित्र पर। तो इसे हम कहते हैं रूढ़ प्रतीक। रूढ़ प्रतीक क्या कहते हैं? रूढ़ प्रतीक। ये सभी देशों में यूज किए जाते हैं। जैसे देखो यहाँ पर रूढ़ प्रतीक का दर्शाया गया है। यहाँ पर जैसे देखो रेलवे स्टेशन है, यहाँ पर एक गिरजाघर है, इस तरह से यहाँ पे घास का मैदान है, यहाँ पे तालाब है, यहाँ पे नदी है, यहाँ मंदिर है। यहाँ से तुम सभी चीजों को समझ सकते हो। देखो यहाँ पे पैमाना भी दे दिया है। यहाँ पे 1 सेंटीमीटर बराबर 1 किलोमीटर माना है, 2 सेंटीमीटर बराबर 2 किलोमीटर माना है। ठीक है, विभिन्न रंगों का इस्तेमाल, हाँ, जैसे कि नीले रंग का इस्तेमाल है जलाशयों के लिए, भूरा रंग होता है पर्वत के लिए, पीला रंग होता है पठार के लिए, हरा रंग होता है मैदान के लिए। तो इस तरह से मानचित्र पर रंगों की सहायता से भी दर्शाए जाते हैं। ये सब तुम अगर फिजिकल भौतिक मानचित्र देखोगे ना किसी भी देश का, तो इस तरह से रहेगा। तो आपको वहां से समझ जाना है कि पीला रंग है पठार के लिए। जैसे कि मैं एक एग्जांपल देकर बता, देखो यहाँ पर इस तरह से, यहाँ डॉट 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 जो लाइन है वो अंतर्राष्ट्रीय सीमा को दर्शा रहा है, देख रहे हो, यहाँ से इस तरह से, और राज्य की सीमा को ऐसे दर्शाया जा रहा है इस तरह से। तो यही सब प्रतीक की सहायता से यहाँ पर दर्शाया जा रहा है। और यहाँ पर भी देखो लिख दिया है इस तरह से, ये है इंटरनेशनल बाउंड्री, ये है स्टेट बाउंड्री, ये वाला प्रतीक। तो ऐसे ही रहता है। ठीक है, यहाँ पर देखो ये एक वर्ल्ड मैप है। यहाँ पर देखो कितना छोटा स्केल का उपयोग किया गया है। यहाँ 1 सेंटीमीटर बराबर, पता है तुमको,
1 सेंटीमीटर बराबर 1 सेंटीमीटर बराबर 1000 किलोमीटर माना है। बहुत यहाँ पे छोटे स्केल का उपयोग किया गया है। अब देखो अनदर हम कहाँ पे दिखा रहे थे तुमको, देखो यहाँ पर जैसे कि ग्रीन कलर का है, ये ज़्यादा ग्रीन है, तो यहाँ पर ये ज़्यादा हरे भरे जगह है। ये यहाँ पे कम ग्रीन है, यहाँ पे ग्रीन नहीं है एकदम, मतलब समझो राजस्थानी सब सूखा जगह है, थोड़ा बहुत ही है। मतलब ये सब जो ग्रीन ग्रीन है ये बहुत ही ज़्यादा यहाँ पे जंगल वगैरह। यहाँ पे देखो ब्लू कलर से जलाशयों के लिए दर्शाया गया है। और भी होंगे, देखो यहाँ पे इस तरह से पैमाना दर्शाया, यहाँ पर भी पैमाना दर्शाया गया है। यहाँ से देखो किस तरह से प्रतीकों की सहायता से चीजें दर्शाई जा रही हैं। आई होप आपको सब समझ में आ गया होगा, और नहीं समझ में आया तो बता। ये देखो हमारा इंडिया का मैप है। देखो यहाँ पे जो ये पूरा ब्राउन कलर का है, यहाँ पे दर्शा रहा है कि यहाँ पे ढेर सारे पर्वत है कि नहीं। यहाँ पे हल्का पीला रंग का हमारे इंडिया में दर्शा रहा है, यहाँ यानी कि यहाँ पे पता चला है कि यहाँ पे पठार है। यहाँ पे कम नीला इस तरह से दिख रहा होगा आपको साइड में, कम नीला इस तरह से, यानी कि यहाँ कम गहरा है ये सब जगह, और जहाँ पे ज़्यादा नीला यानी कि ये सब जगह बहुत ही ज़्यादा गहरे हैं। ग्रीन कलर से मैदान को शो कर रहा है। तो यहाँ पर प्रतीक की सहायता से मानचित्र को हम समझ सकते हैं कि कहाँ पर्वत, मैदान, नदियाँ, नाले सब हैं। अब देखिए रेखा चित्र ये क्या है। तो रेखा चित्र भी एक आरेखन है। आरेखन मतलब कि इस तरह से बनाया गया, तो यहाँ पे ज़्यादा कंफ्यूज मत होना। तो रेखा चित्र आरेखन है जो पैमाने पर न होकर याददाश्त पर और स्थानीय प्रेक्षण पर आधारित होता है। कभी कभी किसी क्षेत्र के कच्चे आरेखन की आवश्यकता होती है, वहाँ के एक स्थान को दूसरे स्थान के सापेक्ष दिखाने के लिए होती है। मान लीजिए कि आप अपने मित्र के घर जाना चाहते हैं, लेकिन आपको रास्ते की जानकारी नहीं है। आपका मित्र अपने घर के रास्ते को बताने के लिए एक कच्चा आरेखन बना सकता है, और इस प्रकार कच्चे आरेख को बिना पैमाने की सहायता से खींचा जाता है। इसे हम कहते हैं रेखा चित्र। ठीक है, रेखा चित्र, मानचित्र। तो रेखा चित्र, मानचित्र आपको समझ में आया कि मान लो कि आप हैं यहाँ पे मैं हूँ, आपको मेरे घर की जानकारी प्राप्त करनी है, और मान लो कि आप मेरे घर से 100 मीटर की दूरी पर हो, तो हम आपको एक व्हाट्सअप करेंगे एक रेखा चित्र। हम कहेंगे कि आप जहाँ पर हैं इधर से आप ऐसे आ जाइएगा, और फिर यहाँ पर इधर लेफ्ट साइड में मुड़ जाइएगा, फिर राइट साइड में मुड़ जाइएगा, उसके बाद हमारा घर आ जाएगा। तो ये जो रेखा, ये जो हमारी याददाश्त पर बनाई गई है, इसे ही हम रेखा चित्र, मानचित्र कहते हैं। ये पूरी तरह से मतलब दूरी को नहीं दर्शाएगा, और एक मतलब आपको क्या बोलें कि छोटा मोटा ऐसे ही मानचित्र है, जो कि हम बहुत ही कम दूरी के लिए या फिर अपनी याददाश्त पर बनाते हैं, ताकि लोग आसानी से समझ सकें। और ये इंटरनेशनल लेवल का ऐसा कुछ नहीं होता, ये हम भी बना सकते हैं, आप भी बना सकते हैं। खाका देखो क्या होता है कि छोटे क्षेत्र का बड़े पैमाने पर खींचा गया खाका कहलाता है। छोटे क्षेत्र का बड़े पैमाने पर खींचा गया रेखा चित्र जो है खाका कहलाता है। छोटे क्षेत्र कहने का मतलब कि जैसे कि एक बड़े पैमाने वाले मानचित्र से हमें बहुत सारी जानकारियां प्राप्त होती है, लेकिन कुछ ऐसी भी चीज़ें होती हैं जिन्हें हम कभी कभार जानना चाहते हैं, जैसे कि किसी कमरे की लंबाई एवं चौड़ाई जिसे मानचित्र में नहीं दिखाया जाता है, उस समय हम लोग बड़े पैमाने वाला मानचित्र खींच सकते हैं, जिसे हम खाका कहते हैं। तो खाका जो है ना, एक बहुत ही छोटे क्षेत्र का, मान लो कि ये हमारा कमरा है, ठीक है, तो ये कमरा है, तो यहाँ से यहाँ 10 किलोमीटर है, सॉरी 10 किलोमीटर नहीं, मान लो कि 10 मीटर है, यहाँ से 5 मीटर है, यहाँ से 2 मीटर है, यहाँ से 4 मीटर है। तो इस तरह से एक छोटे क्षेत्र को बड़े पैमाने पर दिखाया जाता है,
तो इसे ही हम खाका कहते हैं। ठीक है, मुख्यतः कमरे की लंबाई चौड़ाई ये सब देखने के लिए हम खाका का प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो ये हमारा चैप्टर हो गया फिनिश। आगे आप ये सब चीजें बना लेना। मानचित्र के कितने घटक है, प्रधान दिग बिंदु, मानचित्र के पैमाने से क्या, ग्लोब की अपेक्षा, ये सब आप खुद से बना सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर आप बना लेना। चलिए, जय हिंद। हमारा चैप्टर खत्म हो गया। और आज का आपका मतलब आज का क्लास कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। जय हिंद, धन्यवाद, थैंक यू।